सन 2013 में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी वाइफ के साथ गुलबर्ग फेडरल बी एरिया में रहा करता था। हमारा जो घर था वो बेसिकली एक पुराना घर था। जैसे कि आमतौर पे पुराने दौर में या गए वक्तों में घर हुआ करते थे, वैसे ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी। कॉर्नर का घर था और घर के तीनों तरफ न सिर्फ दरवाजे मौजूद थे, बल्कि अगर आप लेफ्ट साइड से जब भी घर के अंदर एंटर हो तो एक बड़ा सा सहन मौजूद था, और सहन से गुजर के अगर आप सीधे हाथ की तरफ आएं तो वहाँ पे 3 कमरे मौजूद थे। वो जो पीछे का हिस्सा था उस तरफ गैलरी मौजूद थी, जबकि अगर आप सहन से उल्टे हाथ की तरफ देखें तो वहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थीं। ये वैसे ही एक टिपिकल ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर था, जैसे कि गए वक्तों में गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को घर बना के दिए जाते थे। खैर किस्सा मुख्तसर, ये जो घर था, इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहा करता था। मेरी नई नई उस वक्त शादी हुई थी, जबकि जो ऊपर का हिस्सा था वहाँ पे मेरे भाई और भाभी रहा करते थे। अब क्योंकि जो हमारे वालिदैन थे उनका ऑलरेडी इंतकाल हो चुका था, तो जो हमारे बड़े भाई थे वो ही हमारी रहनुमाई किया करते थे। अक्सर दिन के औकात में ऐसा होता कि मैं भी, मेरे भाई भी, इवन कि जो मेरी भाभी थी वो भी दफ्तर में या काम पे मौजूद हुआ करते थे, जबकि जो मेरी वाइफ थी वो ग्राउंड फ्लोर पे अकेली घर में रहा करती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब हम लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने ऑफिस में या अपने अपने कामों पे चले जाया करते थे, तो जो मेरी वाइफ थी वो 12 बजे 1 बजे के टाइम पे सो जाया करती थी। वैसे ही एक गर्मियों की दोपहर थी और दोपहर के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मेरी जो वाइफ थी वो बेड के ऊपर लेटी हुई थी और मुसलसल कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह उसकी आंख लग सके, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी जो ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि कुछ अजीब सा खौफनाक सा घर का माहौल हुआ था। आज ये जो घर था वैसे भी सुनसान हुआ करता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एहसास हो रहा था जैसे इस घर में मेरी वाइफ के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। इसी दौरानिए में जबकि जो मेरी वाइफ थी वो मुसलसल करवटें बदल रही थी कि उसको ऐसा लगा कि जो हमारी छत है उस छत के ऊपर किसी ने एकदम से चलना शुरू किया है। अब अगर आपको याद हो, जैसे कि पुराने घर हुआ करते थे, उन घर के छत के ऊपर अगर कोई वॉक करे या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा जाए तो जो भी नीचे मौजूद हुआ करता था उसको क्लियरली आवाज़ सुनाई देती थी। वैसे ही मेरी वाइफ को मुसलसल आवाज़ें सुनाई दे रही थी और शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पे मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल तेज़ी के साथ वॉक कर रहा है। अब देखते ही देखते ये जो आवाज़ें थी ये चलने की आवाज़ों से बदल के ऐसा लगने लगा था जैसे कि छत के ऊपर जो चारपाई या पलंग मौजूद है उसको मुसलसल कोई इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे जो मेरी वाइफ की बेचैनी थी वो ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी बल्कि अब उसको यकीन हो चला था कि कोई ना कोई चोर है जो हमारे घर में दाखिल हो चुका है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ें थी ऐसा लगा जैसे बंद हो चुकी हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल खामोशी रही और 5 मिनट के बाद अब बाकायदा लगने लगा कि जो भी छत पे मौजूद था वो स्टेयर से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे चलना शुरू हुआ है। जब आप नीचे कमरे में मौजूद हो और आपकी छत पे से कोई नीचे की तरफ चलना शुरू करे तो आपको ना सिर्फ चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं बल्कि क्लियरली पता चलता है कि जो शख्स है वो ऊपर से नीचे बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ें थीं उनसे पता चल रहा था कि जो भी ऊपर मौजूद था वो अब बाकायदा आधी सीढ़ियों को क्रॉस कर चुका है। अब मेरी वाइफ के और उसका सामना होने में तकरीबन कुछ सेकंड्स का
फासला बाकी था कि एकदम से जो कदमों की आवाज़ थी, ऐसा लगा जैसे वो पायल या घुंघरुओं की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। अब जैसे जैसे वो कदम रख रहा था या कदम रख रही थी, तो वैसे वैसे छन 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 इस तरह मुसलसल आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। और अब लग रहा था कि जो भी नीचे उतर रहा है उसने ना सिर्फ पायल या घुंघरू पहन रखे हैं, बल्कि यकीनन जो भी है वो शायद एक औरत है। पहला इंप्रेशन यही था कि हो सकता है कोई चोरनी हो जो बराबर वाले घर से या आगे पीछे कहीं से चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ चुकी है। अब ये जो आवाज़ थी ये सीढ़ियों के बाद एकदम से सहन की तरफ से आना शुरू हो गई थी। अब लग रहा था जैसे जो भी सीढ़ियों से उतरा है वो मुसलसल सहन में कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है, और मुसलसल ये जो पायल की ये घुंघरुओं की आवाज़ है ये ना सिर्फ बढ़ती चली जाती है, बल्कि अब यकीन हो चला है कि जैसे ही गेट खोला जाएगा तो जो भी चोरनी है, ये जो भी डाकू हैं, वो ना सिर्फ मेरी वाइफ के सामने मौजूद होंगे, बल्कि अब उनसे बचना या उनसे भागना तकरीबन नामुमकिन होगा। अब ये जो आवाज़ थी जो कि सहन की तरफ से आ रही थी, तो वो जो सहन था वो मेरी वाइफ के यानी हमारे कमरे के बिल्कुल सामने मौजूद था। और शुमाई किस्मत कि हमारा जो रूम था उसके दरवाजे पे एक छोटी सी दरार मौजूद थी, और अगर आप अंदर से बाहर की तरफ झांकें तो हल्का हल्का सा सहन नजर आया करता था। अब मेरी वाइफ जो कि हाफिजा थी और उसने ना सिर्फ कुरान को हिफ्ज किया हुआ था बल्कि वो 5 वक्त की नमाजी भी थी। अब जैसे ही मेरी वाइफ ने उस झर्री में से बाहर की तरफ झांकना शुरू किया तो बताती है कि मैंने देखा कि सहन के अंदर सफ़ेद कलर की साड़ी में बाकायदा एक औरत खड़ी हुई है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो 6 या 6.5 फीट की लंबी सी औरत है। इसके साथ साथ उसके जो बाल हैं वो एक तो गीले हैं और इस कदर लंबे बाल हैं कि उसके जो बाल थे वो बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें नहीं हैं बल्कि उसकी आंखों की जगह पे 2 गड्ढे मौजूद हैं। एक अजीब सी फिटकार थी, या आप कह सकते हैं कि एक अजीब सी नहवस थी जो ना सिर्फ उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी जो नज़रें हैं या उसकी जो आंखें हैं वो मुसलसल किसी की तलाश में हैं। इसी दौरानिए में मेरी वाइफ की नज़र जब उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो बताती है कि एकदम से मैं ना सिर्फ चौंक गई बल्कि मुझे लगने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने देखा कि वो जो औरत थी, उस औरत के जो पैर थे वो अजीब तरीके से कुछ टेढ़े से पैर थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के नहीं, शायद किसी जानवर के पैर हैं। सिचुएशन को देखते हुए मुझे कम से कम अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी मखलूक सामने मौजूद है ये कम से कम इंसान नहीं है। खैर मेरी वाइफ ने मुसलसल जो भी कुरानी आयत उसको आया करती थी, ख़ास तौर पे जिन आयत के बारे में उसने सुन रखा था उनकी मुसलसल तिलावत करना शुरू की। मेरी वाइफ बताती थी कि जैसे जैसे मैं तिलावत कर रही थी वैसे वैसे जो भी औरत दरवाजे के बाहर की तरफ मौजूद थी वो अजीब तरीके से गुस्से की हालत में सांसें लेना शुरू हो चुकी थी, और उसके सांसें लेने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो ना सिर्फ नाराज़ है बल्कि वो नहीं चाहती कि मैं तिलावत को जारी रखूं। खैर जैसे ही मेरी वाइफ ने तिलावत शुरू की तो देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो भी चुड़ैल थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे के बैक साइड से गैलरी की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वो गैलरी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो ना सिर्फ मेरी वाइफ के कमरे से दूर होती चली जा रही है बल्कि बिला आखिर एक वक्त ऐसा आया, ये जो घुंघरुओं की आवाज़ थी ऐसा लग रहा था जैसे बैक साइड पे गैलरी की तरफ से आना शुरू हो चुकी है।
मेरी जो वाइफ थी उसने मुसलसल न सिर्फ तिलावत जारी रखी, बल्कि उसको अंदाजा हो चुका था कि अगर उसने गलती से भी दरवाज़ा खोला तो उसका सामना इस चुड़ैल से ज़रूर हो जाएगा। खैर मुसलसल तिलावत करती रही और इसी दौरानिए में वो जो भी चुड़ैल थी उसने दोबारा से गैलरी की तरफ से कमरों के रास्ते होते हुए सहन की तरफ बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वो दोबारा से स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई और ऐसा लगा कि छत पे जाने के बाद वो जो पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ थी वो ना सिर्फ आना बंद हो चुकी थी, बल्कि अब क्लियरली लग रहा था जैसे वो जो भी चुड़ैल थी वो यहाँ से कहीं दूर जा चुकी है। जैसे तैसे ये जो 1 या 1.5 घंटा था मेरी वाइफ ने न सिर्फ गुजारा बल्कि मुसलसल अपने आसाब पे काबू रखा। उसके तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर उस दौर में जो हमारी काम वाली मासी थी वो ना सिर्फ आ चुकी थी, बल्कि उसने आने के बाद इस बात का इकरार किया कि उसको भी अक्सर दिन के औकात में मेरी शादी से पहले जब वो यहाँ अकेली हुआ करती थी इस तरह के किसी औरत के होने का एहसास हुआ करता था। सन 2009 में जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो मैं चाहता था कि ये जो मेरे पास टाइम है, यानी कि जब तक मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और इदारे में एडमिशन नहीं ले लेता तो क्यों ना कहीं पे जॉब की जाए। काफ़ी जगह मैंने इंटरव्यू दिए, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इवन कि बहुत सारी सिफारिशें मैंने इस्तेमाल की, लेकिन उसके बावजूद भी इत्तफाक से ना मेरी कहीं पे नौकरी लगी और ना ही कम से कम मुझे कहीं से इंटरव्यू की कॉल आई। तकरीबन 2 महीने तक जब मैं मुसलसल ख्वार होता रहा और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज ना मिले तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें, यानी कि उस दौर में तकरीबन 80 या 90 हज़ार का ख़र्चा कर दें, तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ हमारा कारोबार सेट हो जाएगा बल्कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस कारोबार को हम मज़ीद बढ़ाते चले जाएं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इस तरह तकरीबन 2 या 3 हफ्ते के बाद जब मैं मुसलसल ज़िद करता रहा तो जो मेरे फादर थे ना सिर्फ वो इसके लिए राज़ी हो चुके थे बल्कि उन्होंने मुझे पैसे फराहम कर दिए थे। अब जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे, ख़ास तौर पे अगर आपने सुना हो वाटर पंप पे, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे काम कर रहा था या ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ पे कहीं 2 छती में मैं अपना छोटा सा ऑफिस खोल सकूं। बेसिकली उस दौर में सॉफ्टवेयर हाउस का नया नया काम होना शुरू हुआ था और मैंने सुन रखा था कि अगर आपका ये काम चल जाए तो देखते ही देखते आप लखपति से करोड़पति में तब्दील हो सकते हैं। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद वाटर पंप पे एक जगह मौजूद थी जो कि एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान के बिल्कुल बराबर में थी, तो वहाँ पे 2 छती मुझे बहुत ही कम किराए पे आसानी से मिल गई। और जैसे ही मैंने वो 2 छती वाला ऑफिस लिया तो वो कुछ इस तरह से था कि बाहर की तरफ से स्टेयर्स मौजूद थी और उन स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ऊपर जाना पड़ता था। ये जो एरिया था बेसिकली फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच का एरिया था। अब जो लोग उस एरिया से या फेडरल बी एरिया से वाकिफ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अक्सर फेडरल बी एरिया में पहले फ्लोर से पहले एक 2 छती नुमा जगह हुआ करती थी। खैर मैंने 3-4 कंप्यूटर ख़रीदे। वो कंप्यूटर ख़रीदने के बाद उस जगह पे इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिए। अब मेरा प्लान ये था कि जैसे ही मेरा ऑफिस सेट हो जाएगा तो 3-4 लड़कों को अपने साथ मिलाऊंगा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि ये हमारा अपना काम था, इसमें जितनी मेहनत की जाए उतना कम था,
तो शुरू शुरू में जब मैंने वहाँ पे जगह किराए पे ली तो अक्सर मैं सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करने के लिए या सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने के लिए ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद रहा करता था, बल्कि अक्सर रात के 2 या 3 बजे तक मैं अकेला वहीं पे बैठा रहता था। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं चाहता था कि जो बाकी काम है वो अगले दिन करूं, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि अगले दिन मुझे किसी और काम से शहर से बाहर जाना है। तो मैंने सोचा कि नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के देखता हूँ अगर कोई होटल मौजूद है तो वहाँ पे चाय पी लेता हूँ। अदरवाइज जैसे आप वाटर पंप से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक मशहूर जगह है जिसे कैफ़े प्याला कहा जाता है। कैफ़े प्याला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रात में, सुबह में, शाम में जब भी जाएं तो ना सिर्फ आपको चाय पराठा या इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, बल्कि आप कम से कम रात में भूखे नहीं सो सकते। खैर मैं नीचे उतरा तो इत्तफाक से जो करीब जवार में छोटे मोटे होटल थे वो सारे के सारे ऐसा लग रहा था जैसे बंद हो चुके हैं। बिलाखिर मैंने जो भी मेरी बाइक वगैरह थी उसको स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करके कैफ़े प्याला की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं कैफ़े प्याला पहुंचा और मैं वहां से चाय वगैरह पी के फ्री हुआ तो तकरीबन 1 घंटे का मज़ीद टाइम गुजर चुका था। जैसे ही मैं वापस अपने उसी ऑफिस में या उसी 2 छती के करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 2 छती से जैसे ही ऊपर आप चढ़ते हैं तो सामने का जो हिस्सा है वो नज़र आया करता है। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऑलरेडी इस ऑफिस के अंदर कोई मौजूद है। अब क्योंकि ये जो ऑफिस था इसकी चाबी मेरे पास मौजूद थी तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके बाद ये जो जगह थी ये ना सिर्फ कमर्शियल जगह थी, बल्कि किसी का इतनी आसानी से यहाँ पे अंदर आना और चोरी करना मुमकिन नहीं था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं ऑफिस के अंदर की तरफ एंटर हुआ तो एक अजीब सी खुशबू थी जो ना सिर्फ पूरे ऑफिस में फैली हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चंबेली की या फिर इसी तरह की कोई मिलती जुलती खुशबू बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी ऑफिस का हिस्सा था, यानी कि जहाँ पे कंप्यूटर थे, फिर उसके अलावा जहाँ पे वॉशरूम था, मैंने उस तरफ नज़र मारी। इत्तफाक से मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अब जैसे ही मैं आके कंप्यूटर के पास बैठा और मैंने कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि जो किचन है उस किचन में कोई मूवमेंट हो रही है या फिर कोई है जो किचन में काम कर रहा है। अब जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मैं जल्दी से उठा और उठ के जब मैं किचन की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि किचन के अंदर की जो लाइट है वो बंद हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत खड़ी हुई है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। कुछ उसका अजीब सा हुलिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो गर्द आलूद हैं और उसके जो कपड़े हैं वो जगह जगह से ना सिर्फ फटे हुए थे, बल्कि उन पे ऐसा लग रहा था कि जगह जगह गंदगी लगी हुई है। गर्ज के उसके हुलिये से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांगने वाली या कोई फकीरनी है जो गलती से इस ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई है। अब जैसे ही मैंने उस किचन की लाइट खोली तो मैंने देखा कि एक औरत है जो बाकायदा किचन में खड़ी हुई है और इस किचन का जो स्लिप है उस स्लिप के ऊपर बहुत सारी हड्डियां रखी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो उन हड्डियों को मुसलसल खा रही है। जैसे ही मैंने लाइट खोली और मैंने ये सब कुछ देखा तो उसी दौरानी में वो जो भी औरत थी उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। अब जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उस औरत की जो आंखें हैं, उन आंखों की जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। इसके साथ साथ उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेहरा है उसके चेहरे पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं और उसकी आंखों के गिर्द हल्के मौजूद हैं।
वो जैसे ही मेरी तरफ देख रही थी तो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो ना सिर्फ उसके चेहरे पे मौजूद थी, बल्कि ऐसा लग रहा था यकीनन ये कोई जिन्नी है। बहरहाल जैसे ही मेरी नज़र उसकी आंखों पे और उसके खौफनाक चेहरे पे पड़ी तो मैंने एकदम से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत शुरू करते करते एकदम से मैं मुड़ा और नीचे उतरता हुआ ऑफिस से बाहर की तरफ आ गया। जब मैं बाहर की तरफ आया तो मेरे पसीने छूट रहे थे और एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी था। 15 मिनट तक मैं वहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद जब जो इलाके का चौकीदार था या रात में जो भी वहां पे चौकीदार घूमा करता था, जैसे ही वो चौकीदार उस तरफ आया तो मैं उसको लेके अपने हमरा अंदर की तरफ गया। एक एक करके मैंने पूरे ऑफिस का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पूरे ऑफिस में ना ही वो औरत मुझे नजर आई और ना ही उसका कोई नामो निशान मिला। मुझे उस वाक़ये के बाद कम से कम इतना अंदाज़ा हो चुका था कि जो ऑफिस है यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई ना कोई रहा करता है। उसके बाद से मैंने पूरी कोशिश की कि जितना भी काम है या जो भी मुझे काम करना है उसको मगरिब होने से पहले पहले कंप्लीट कर लूँ।